CUET इकोनॉमिक्स सिलेबस डीपली, क्या चीज़ें हैं जो इस सिलेबस में ऐड ऑन होनी हैं, क्या चीज़ें हैं जो इस सिलेबस में नहीं दी गई हैं लेकिन फिर भी उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। प्लस कुछ बच्चों की और क्वेरीज आ रही थी पहली वीडियोस के बाद कि किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, सो दैट हमारी प्रिपरेशन के लिए हम एक रोड मैप सेट कर सके। तो आइए ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर अगर आप स्टेट बोर्ड CBSE या ISC के हिसाब से चलें तो सिर्फ इकोनॉमिक्स के अलावा आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, जो कि आपके ISC, CBSE या किसी भी बोर्ड के सिलेबस में नहीं दे रखा है। तो कुछ एडिशनल चीज़ें भी हमें पढ़नी पड़ेंगी जिसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि CUET के एग्जाम में फॉर इकोनॉमिक्स 50 क्वेश्चंस आर गिवन, यानी 50 क्वेश्चन दिए होते हैं। इन क्वेश्चंस में से आपको सिलेक्ट करके कोई भी 40 क्वेश्चंस करने होते हैं। नाउ हर सही क्वेश्चन के लिए आपको +5 मिलेगा और हर गलत क्वेश्चन के लिए आपको -1, यानी कि आपके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 200 भी हो सकते हैं और मिनिमम मार्क्स आपके -40 भी हो सकते हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए आपको बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। लाइए बात करते हैं हम यूनिट 1 के बारे में, जो कि आपकी इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स है। नाउ ये वाला जो पोर्शन है आपकी ISC और CBSE दोनों बुक्स में दे रखा है, लेकिन ISC के सिलेबस से ये बहुत पहले ही रिमूव हो चुका है। इसका मतलब है कि इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको CUET की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वाले यूनिट से आपको 1 क्वेश्चन आता है, यानी कि एक क्वेश्चन आपके लिए दिया जाता है और लगभग आप यहां से 5 मार्क्स अटेन कर सकते हैं, यानी कि अगर ये आपने यूनिट अच्छे से कर ली तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अब आप कहोगे 5 मार्क्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि -1 से तो बेटर है कि आप 5 मार्क्स ले आएं, आपके आंसर सारे एकदम सही हों। हम सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। सेकेंड यूनिट की बात करते हैं तो इसमें आ गया है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हमें सिर्फ डिमांड देखना है, सप्लाई नहीं देखनी है, जो कि अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस हम जान पा रहे हैं और हमें पता है कि हमें उस हिसाब से ही तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ईयर 2022 और ईयर 2023 की क्वेश्चन पेपर्स देखने के बाद मैंने एनालाइज किया है कि सप्लाई से भी कुछ पोर्शन, कुछ कंपैरेटिव क्वेश्चंस दिए होते हैं। इसका मतलब है आपको केवल डिमांड नहीं बल्कि आपको सप्लाई भी थोड़ी बहुत देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इन्होंने कोई क्वेश्चन सप्लाई से दे दिया गया जो कि कनेक्टेड टू डिमांड है तो आप वो नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपने स्ट्रिक्टली सिर्फ इसी को फॉलो किया होगा तो। क्यों? क्योंकि जो इसमें लिखा है उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की, जहां पर आपको सिर्फ यूटिलिटी अप्रोच यानी कि 1 और 2 कमोडिटी केस के थ्रू यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस नहीं है। लेकिन लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से कंपैरेटिव क्वेश्चन भी देखा था। अब यहाँ पर हमारे जो सिलेबस में चीज़ें नहीं भी दे रखी हैं उनसे रिलेटेड भी चीज़ें आने लगी हैं। इसका मतलब है कि आपको वो भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। टोटल ये 4 क्वेश्चंस कैरी करता है, यानी इस यूनिट से आपको 4 क्वेश्चंस मिलते हैं और आप लगभग 20 मार्क्स यहाँ पे अटेन कर सकते हैं, यानी कि 20 नंबर के क्वेश्चंस आपको सिर्फ इसी यूनिट से मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए इस यूनिट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जो चीज़ें नहीं दे रखी हैं, जैसे कि आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस नहीं दे रखा है विच इज़ IC, एंड सप्लाई नहीं दे रखा है, आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा। उससे कंपैरेटिव क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, प्लस यहाँ पर कुछ आपके इंट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस हैं, कुछ डेमोग्राफिक क्वेश्चंस हैं, कुछ डेटा रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपको वो भी देखना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट इज योर डिमांड। नाउ डिमांड हैज़ द नॉर्मल डेफिनेशंस। मार्केट डिमांड दे रखा है पर इंडिविजुअल डिमांड नहीं दे रखा है। पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 4 क्वेश्चंस इसमें आते हैं जिसमें इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड दोनों का कंपैरिजन दे रखा है। तो आपको इंडिविजुअल डिमांड भी यहाँ पर देखना पड़ेगा और आपको मार्केट डिमांड भी देखना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हम सब जानते हैं, डिटर्मिनेंट्स आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिमांड, वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। शेड्यूल्स हैं, कर्व्स हैं, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। कई बार ऐसा होता है कि आपको कर्व रिलेटेड क्वेश्चन दिया होगा, एक कर्व बना होगा, उसको एनालाइज करके आपको अपना आंसर देना पड़ेगा। एनालिसिस वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पर हैं, तो आपको वो भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। केवल आप थियोरी पे नहीं जा सकते, क्योंकि CUET इज ऑल अबाउट योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs आते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके आंसर्स की लेंथ पे यहाँ पर मार्क्स नहीं मिलने वाले, बल्कि आप एग्जैक्टली कौन सा आंसर सिलेक्ट करते हो या चूज करते हो उस पर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं।
नेक्स्ट इज योर मूवमेंट एंड शिफ्ट्स, ये भी डिमांड कर्व्स ही हैं, इनकी भी एनालिसिस आ सकती है कि एक कर्व बनाकर आपको दे दिया और आपसे पूछा गया कि इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, पॉइंट ए है टू पॉइंट बी है, वो सब हम हर एक क्लास में हर एक यूनिट के हिसाब से डीपली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके मेजरमेंट के मेथड्स कौन कौन से हैं, प्लस एक मेथड को दूसरे मेथड में कैसे कन्वर्ट किया जाए, आंसर्स में क्या वेरिएशंस आ सकते हैं, ये सारे तरह के क्वेश्चन दिए होंगे। केवल वो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देकर आपसे नहीं पूछेंगे कि आप इसे कैसे सॉल्व कर रहे हो, तो आपको सिंपल फॉर्मूला लगा के उसे सॉल्व नहीं करना है, बल्कि कंपैरेटिव क्वेश्चन जब होते हैं तो आपको बताना होता है विच वन इज लेस इलास्टिक, विच वन इज मोर इलास्टिक। अनदर थिंग जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि आपको 1 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन में नहीं देना है। इसका मतलब है कि अगर आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और आपके पास सिर्फ 45 मिनट्स दे रखे हैं, तो इसका मतलब है आपका एक क्वेश्चन 1 मिनट में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, उतना ज़्यादा आपकी स्पीड अच्छी होगी और उतनी ही जल्दी आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। सो कमिंग अप टू द नेक्स्ट यूनिट विच इज़ इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो वाला पोर्शन में सिर्फ आपको डिमांड देखनी थी, सप्लाई का थोड़ा पोर्शन, आपका कंज्यूमर्स बिहेवियर और आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट्स इट। अब मैक्रो में मेन पोर्शन आता है जहां से आपके मार्क्स बनने शुरू हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि माइक्रो के दोनों यूनिट से आपका फर्स्ट यूनिट पे एक क्वेश्चन आएगा और सेकेंड यूनिट से आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी थर्ड यूनिट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नाउ एग्रीगेट्स का मतलब है कि आपको ऑल 8 एग्रीगेट्स, उनके इंटरचेंजेस, उनके सारे कंपोनेंट्स, उनकी सारे एनालिसिस, प्रिकॉशंस, एवरीथिंग, आपको हर चीज़ तैयार करनी पड़ेगी। इसके अलावा इस वाली यूनिट से जो है आपके 6 क्वेश्चंस आते हैं। सो इसका मतलब हो गया कि अगर आप सीधे सीधे देखें तो आप 30 मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हैं। इसका मतलब है 30 नंबर के क्वेश्चंस आपको इसी यूनिट से मिल जाएंगे। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैंने आपको बताया था शायद कि फर्स्ट यूनिट पे आपका दे रखा था सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब है माइक्रो और मैक्रो दोनों को मर्ज करके उनसे कंपैरेटिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो दैट इज गिवन इन द सिलेबस। बट हम क्या सोचते हैं, मैक्रो अलग लिखा है, माइक्रो अलग लिखा है, इसकी डेफिनेशन याद कर लो, इसकी डेफिनेशन याद कर लो, बस हो गया, पर ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करते हैं। यहाँ पर 2 सेक्टर मॉडल विद विदाउट कैपिटल मार्केट, लीकेजेस, इंजेक्शन, सब कुछ आ जाएगा। प्लस कितने सेक्टर इकोनॉमी हैं, सेक्टर्स कौन कौन से हैं, उनका इंटर रिलेशनशिप, उनके कंपोनेंट्स, उनकी इक्वेशंस, सारी चीज़ें आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, विच इज़ नॉट गिवन इन द बुक। मतलब प्रॉपरली वो बुक में हर चीज़ नहीं दे रखी है, और अगर कुछ इनडायरेक्टली भी दे रखी है तो हम उसे जल्दी नहीं समझ पाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीडीपी, जीएनपी, ये आपके 4 एग्रीगेट्स दे रखे हैं, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट अगर हम मिलाएं तो टोटल 8 एग्रीगेट्स हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर दे रखा है। रिलेटेड एग्रीगेट्स आर एक्चुअली द 8 एग्रीगेट्स जो कि हमें यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे डीपली। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की बात करते हैं। तो मेजरमेंट का मतलब केवल ये नहीं होता है कि आप फॉर्मूला अप्लाई करो, आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करो। ऐसा हो भी सकता है कि वो आपको एक भी न्यूमेरिकल ना दें, वो आपको कोई पैसेज दे दें, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लें, कोई लेटेस्ट डेटा दे दें, कंपैरेटिव स्टडी दे सकते हैं, 2 अलग अलग टाइप के मेथड्स के बीच में कंपैरिजन दे सकते हैं, सिमिलैरिटीज दे सकते हैं। तो यू हैव टू स्टडी इट्स कंपोनेंट्स वेरी वेल। नाउ कुछ कंपोनेंट्स बुक में तो ब्रॉड कंपोनेंट्स दे रखे हैं यूनिट वाइज, बट उनकी सब यूनिट्स आर नॉट गिवन। सब यूनिट्स के लिए आपको हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी, जो कि आपकी CUET कोचिंग की ऐप पे अवेलेबल होगी। इसके बाद बात करते हैं वैल्यू एडेड इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड की। डीपली ये सारे मेथड्स आपको पढ़ने हैं, प्रिकॉशंस, एवरीथिंग you have to study, plus interrelationships. Now interrelationships are not given in your book. आपको सिंपली फॉर्मूला लगाकर कैसे सॉल्व करना है वो दिया हुआ है, कंपोनेंट्स दे रखे हैं बट सब यूनिट्स नहीं दे रखी हैं। आपको सब यूनिट्स, कंपोनेंट्स, हर चीज़ जो है वो हमारी क्लासेस में पता चलेंगी। इसके बाद यूनिट 4 की बात करते हैं। यूनिट 4 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से हमारे पास लगभग 5 क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन सी यूनिट से आ सकते हैं जहां से आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो, और वो यूनिट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, इट इज़ वेरी इजी।
सो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। सबसे पहली बात, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड देयर कंपोनेंट्स। नाउ एग्रीगेट सप्लाई टर्म तो दिया हुआ है, लेकिन सप्लाई टर्म नहीं दिया हुआ था हमारी फर्स्ट यूनिट पे, सेकेंड यूनिट पे। तो सप्लाई टर्म भी हमें पढ़ना है। अगर एग्रीगेट सप्लाई दे रखा है तो वी हैव टू स्टडी द इंडिविजुअल सप्लाई और वी हैव टू स्टडी द नॉर्मल सप्लाई curve, schedules, everything, because comparative questions will always be there. उन्होंने aggregate supply लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल aggregate supply के questions आएंगे, normal supply के नहीं आ सकते हैं बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि normal supply से ही हम aggregates की तरफ जाते हैं। So we have to study each and everything, right? Next is propensity to consume and propensity to save. ये आपका CBSE, ISC, स्टेट बोर्ड हर जगह दे रखा है। कैसे सॉल्व होगा, क्या करना है, वो हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, किस तरह के क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। नाउ आई टोल्ड यू 5 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है वो आपके कंपोनेंट से रिलेटेड है। नाउ हम सबको पता है कि कंपोनेंट्स क्या हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं, लेकिन जब कैलकुलेशन की बात आती है तो कितने कंपोनेंट्स यूज होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। आई एम श्योर कि आपके आंसर्स आपको पता होंगे कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 4 कंपोनेंट्स की जगह हम कितने कंपोनेंट्स यूज करते हैं। आप वो आंसर्स मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं सो दैट आई कैन सी कि हाउ मेनी ऑफ यू नो द आंसर्स। नाउ मीनिंग ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, ये पूरा थियोरेटिकल पार्ट है, बट कंपैरेटिवली आपको देखना पड़ेगा कि इनवॉलंटरी और फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि ये रिलेटेड टू कर्व्स है। यहाँ कर्व्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आपको सिंपली कोई कर्व दिया होगा, आपको एनालाइज करना होगा कि उसे आप कैसे सॉल्व करोगे, या उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आप एड ऑन कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें हैं जो उसमें अगर हमने हटा दी या चेंज कर दी तो उससे क्या चेंजेस होंगे इकोनॉमी में। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि ग्राफ से रिलेटेड हैं, सिर्फ आपको ग्राफ ऑब्जर्व करना है। और हम में से कई ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ ग्राफ देखते रह जाते हैं और क्वेश्चंस तो कर ही नहीं पाते हैं। एंड रिमेंबर, हमें सिर्फ 1 मिनट देना है क्वेश्चन के लिए। वो स्पीड हम तब लाएंगे जब हम प्रैक्टिस में आएंगे, एज हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आगे बढ़ते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 2 सेक्टर मॉडल। आई टोल्ड यू दैट जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कितने सेक्टर्स होते हैं। आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा, वो यहीं पर दिया हुआ है। इट इज़ 2 सेक्टर मॉडल। सो 2 सेक्टर मॉडल में कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? अब वो 2 सेक्टर्स कौन कौन से हैं आप मुझे बताइएगा। आपको पता है कि 4 सेक्टर हम पढ़ते हैं, लेकिन हम कैलकुलेशन में 2 सेक्टर्स यूज़ करते हैं। बट कौन से 2 सेक्टर्स करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो 4 सेक्टर्स हैं, उनमें से कौन से सेक्टर्स यूज़ करेंगे वो आप देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स वर्किंग। नाउ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का सिर्फ एक फॉर्मूला दे रखा है, आई मीन 3 फॉर्मूलाज दे रखे हैं, और सिर्फ एक स्केड्यूल या टेबल दे रखा है जो कि अकॉर्डिंग टू आवर बोर्ड एग्जाम सफिशिएंट है। बट इसकी वर्किंग क्या है? क्या इसकी वर्किंग दे रखी है? सिर्फ स्केड्यूल बनाने से क्या उसकी वर्किंग हमें पता चल जाएगी? उसका रोल क्या है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? हम उससे कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं? हो सकता है इसकी वर्किंग नेशनल इनकम के किसी एग्रीगेट से मिलती हुई हो सकता है कि 2 यूनिट्स को इन्होंने मर्ज करके एक क्वेश्चन बना दिया हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं और नेशनल इनकम से 6 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो हो सकता है कि इन दोनों कंपोनेंट्स या दोनों यूनिट्स को मिलाकर कोई एक क्वेश्चन आ जाए। हो सकता है ये 5 हो जाए और ये 6 हो जाए, या हो सकता है इसको हम एवरेज कर दें दोनों में से 5 क्वेश्चंस, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि क्वेश्चंस कैसे मर्ज होते हैं। नाउ बोर्ड्स में हमारे पास हर चैप्टर के डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं और 2 यूनिट्स को हम मर्ज नहीं करके देते हैं, बट यहाँ पर 2 यूनिट्स 3 यूनिट्स आपस में मर्ज हो सकती हैं और एक नया तरह का क्वेश्चन फॉर्म कर सकती हैं या फ्रेम कर सकती हैं। तो ये भी हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट्स की। तो हम बात करते हैं आपकी प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, जिसके लिए आपको फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इनवॉलंटरी और वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। इससे रिलेटेड कर्व्स अलग अलग हैं। बुक में आपका सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट कर्व दे रखा है, लेकिन बाकी तरह के कर्व्स आपकी बुक में नहीं अवेलेबल हैं। अब वो आप गूगल कर सकते हो, वहाँ से निकाल सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो कि केवल कर्व देखने से आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारी क्लासेस रेफर कर सकते हो और वहाँ पर आप आराम से सीख सकते हो कि आपको अगर कंपैरेटिव क्वेश्चंस मिल जाएँ तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे। बात करते हैं एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड की। तो ऑब्वियसली कंडीशंस हैं, क्लास में मैं आपको बहुत डीपली बताऊंगी कि कैसी कंडीशंस हैं, कैसे कर्व्स होते हैं और कैसे ऑब्जर्वेटरी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट इज मेजर्स टू करेक्ट
नाउ व्हेन वी विल स्टडी दिस दैट व्हाट इज एक्सेस डिमांड, व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड, उसको मेजर्स भी हमें देखने पड़ेंगे, कैसे उसे करेक्ट कर लिया जाए, कैसे उसे सही किया जाए, राइट। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, सिर्फ एक छोटी सी हेडिंग दे रखी है, 2 लाइंस दे रखी हैं आपकी बुक में। क्या उन 2 लाइन से आप इस बड़े कंपोनेंट को समझ सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ एक आइडिया लग जाएगा, लेकिन जब एग्जाम में सामने आपके क्वेश्चंस आएंगे, आप कैसे उसे सॉल्व करने वाले हो, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। जितने ज्यादा क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हम सॉल्व कर लेंगे, उतनी ज्यादा हमारे चांसेस होंगे सीवीटी क्रैक करने के लिए, क्योंकि हम सभी को अच्छी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस चाहिए, राइट। नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट 5, जिसके बारे में हम अभी तक बात कर रहे थे। इस यूनिट से सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। कितने मार्क्स के? अगर यहां से 9 क्वेश्चंस आ रहे हैं, अप्रॉक्स 9 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो लगभग यहां से हमारे पास 45 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें तो 200 नंबर में से 45 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ इसी वाली यूनिट से आ रहे हैं, जबकि हमें लगता है कि यूनिट तो बहुत इजी है हमारे लिए, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अभी तक ऑब्जर्व किए गए हैं वो सारे बहुत डिफिकल्ट हैं। इसका मतलब है कि सबसे ईजीएस्ट यूनिट से जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हैं। उससे आपको डिफरेंट इन्फोग्राफिक टाइप के क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। इन्फोग्राफिक क्या होता है? इसमें आपको पिक्चर्स दी होंगी, कुछ डेटाज दिए गए होंगे, आपको पैराग्राफ्स दिए गए होंगे, 2, 3, 4 पैराग्राफ एक साथ दे रखे हैं। अब आप उसे सॉल्व करिए। 4 पैराग्राफ पढ़ने में भी आपको कम से कम 4 मिनट तो लगेगा ही, तो आपका टाइम तो वहां पर ही इन्होंने ले लिया है। इसके लिए आपको बहुत अच्छी सी तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि आप इन 9 क्वेश्चंस को 9 मिनट में कर सकें। अब आपको 4 मिनट तो पैराग्राफ रीड करने में लग रहा है, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कब करोगे? तो उसकी स्पीड भी हम अपनी क्लासेस में यहाँ पर आपसे बनवाएंगे और आप करोगे भी वो क्वेश्चंस। नाउ मनी, मीनिंग, इवोल्यूशन एंड फंक्शंस। इवोल्यूशन बुक में नहीं दे रखा है। इवोल्यूशन मीन्स पहले कैसा मनी चलता था, बाद में क्या हुआ, कब से चेंजेस हुए, किसने चेंजेस करवाए, एवरीथिंग यू नीड टू स्टडी इट हियर। दैट इज नॉट गिवन इन योर बुक, इट इज डिफरेंट, राइट। नेक्स्ट इज सेंट्रल बैंक। सिंपल है, फंक्शंस एंड मीनिंग्स है, ये तो सबने पढ़े हैं। क्या उससे रिलेटेड सिंपल क्वेश्चंस आएंगे? बिल्कुल नहीं। इन फंक्शंस को बहुत डीपली एनालाइज किया जाएगा और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। वो सारे नए क्वेश्चंस, वो सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज कमर्शियल बैंक्स, मीनिंग एंड फंक्शंस। वेरी सिंपल, कमर्शियल बैंक है, डेफिनेशन याद करो, मीनिंग याद करो, फंक्शन याद करो। क्या इतने में हो जाएगा? नहीं। यहाँ पे कंपैरेटिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में कंपैरेटिव क्वेश्चंस आएंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज हैं, कौन सा सेंट्रल बैंक का फंक्शन है जो कमर्शियल बैंक को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो सारे क्वेश्चंस आते हैं। सम क्वेश्चंस आर देयर जो कि आप सोचोगे कि ये क्वेश्चंस कहाँ से किसने बनाए होंगे, क्योंकि वो होते हैं हमारे हॉट्स टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ व्हाट आर हॉट्स टाइप ऑफ क्वेश्चन? जहां पर आपकी थिंकिंग एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है, आप कितना ज्यादा सोच सकते हो, कितना डीपली सोच सकते हो और आपका आंसर कितना एक्यूरेट और एग्जैक्ट है। समटाइम्स हमें लगेगा ऑप्शन बी सही है, लेकिन वो नहीं होगा सही, तो आपको इसमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं आपको 9 क्वेश्चंस के लिए 45 मार्क्स मिल रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट unit is unit number 6, which is government budget and the economy. Now government budget की बात आते ही हम सोचते हैं कि यहाँ बजट रिलेटेड कंपोनेंट्स होंगे, डेफिनेशंस होंगी, एंड दैट्स इट। केवल बुक से नहीं होने वाला है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। रिलेटेड मैं बुक्स भी आपको सजेस्ट कर दूंगी, लेकिन सारी बुक्स भी अगर आप ले लोगे तो उससे भी नहीं होगा। हमें लेटेस्ट ट्रेंड्स की तरफ जाना होगा, क्योंकि यहाँ से आपके लगभग 5 क्वेश्चंस ऐसे आने वाले हैं जो कि नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो आपके पैराग्राफ से आने वाले हैं, यानी कि 5 क्वेश्चंस आपके डेटाज, लेटेस्ट ट्रेंड्स, इन सब चीज़ों से आएंगे। और ओनली 2 क्वेश्चंस आर देयर जो कि आपके इनकी डेफिनेशंस, इनकी क्लासिफिकेशंस, इनके ऑब्जेक्टिव्स वहाँ से आएंगे। तो इसका मतलब है अगर आपको 5 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करने हैं तो आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स, हर चीज़ बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। नाउ लेटेस्ट डेटाज आप कैसे रट सकते हो, आप कहाँ से वो डेटाज लाओगे, आप कैसे उसे लर्न करोगे, और प्लस
प्लस क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, कैसे पैसेजेस हो सकते हैं, वो सारे कैसे कॉम्प्रिहेंशंस आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपसे डीपली इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट, मीनिंग एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स, राइट। सो मीनिंग कंपोनेंट्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि मीनिंग पढ़नी है, कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, लेकिन कंपोनेंट्स कौन सा कंपोनेंट कहाँ एप्लीकेबल है ये भी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो वी शुड नो कि कौन सा कंपोनेंट है, कहाँ एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पे जो ये 5 क्वेश्चंस है ना, ये 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके थियरी बेस्ड नहीं है, 5 क्वेश्चंस आपके एप्लीकेशन बेस्ड हैं, जहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे आप सोचोगे कि हाँ इन क्वेश्चंस में क्या क्या आंसर्स निकल सकते हैं, क्योंकि आपने जो पढ़ा होगा नॉर्मल डेफिनेशन, नॉर्मल कंपोनेंट्स, उनसे काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। सो ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट बजट क्यों बनाया जाता है, क्या रीजंस है, नॉर्मल थियरी है। तो ये अगर आपके किसी क्वेश्चन में आएगा तो ये आपके इन 2 क्वेश्चंस में से किसी एक में आएगा, क्योंकि ये 2 क्वेश्चंस बहुत सिंपल आने वाले हैं। 5 क्वेश्चंस विल बी डिफिकल्ट। तो 5 क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, अच्छे से एनालिसिस नहीं करोगे, तो ये आपके 5 क्वेश्चंस के मार्क्स चले जाएंगे। नियरली 5 क्वेश्चंस के लिए आपको 25 मार्क्स खोने पड़ सकते हैं अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस या प्रिपरेशन नहीं करोगे। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स, रेवेन्यू, कैपिटल रिसीट्स, वी ऑल हैव स्टडीड। आपके सीबीएसई में भी, आईएससी में भी है, सारी चीज़ें दे रखी हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैलकुलेशंस होंगी फिर इसमें, प्लान, नॉन प्लान, डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंटल, नॉर्मल डेफिनेशंस आर गिवन इन द बुक। बट हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन से एक्सपेंडिचर को हम डेवलपमेंटल बोल सकते हैं, कौन से को नॉन डेवलपमेंटल। अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, ऑप्शन इधर उधर हो गए, नेगेटिव मार्किंग है, राइट। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड बजट, सरप्लस, डेफिसिट, इम्प्लीकेशंस, एवरीथिंग। बैलेंस बजट क्या होता है, सरप्लस क्या है, डेफिसिट क्या है, ये चीज़ें आपको बुक से आराम से मिल जाएंगी। ये चीज़ें आप बुक से पढ़ सकते हो, इसको समझ सकते हो, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हमारी CUET इकोनॉमिक्स क्लासेस में मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट इज रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। दीज आर द नॉर्मल कैलकुलेशन जिसमें फॉर्मूलाज थे, बट इनके इम्प्लीकेशंस भी हैं, इनके प्रिकॉशंस भी हैं, इनसे रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। प्लस फिस्कल डेफिसिट इज समहाउ रिलेटेड टू रेवेन्यू डेफिसिट। तो suppose there is a numerical question in which they have given the value of some fiscal deficit and you have to identify the value of revenue deficit. आप कैसे वैल्यू निकालोगे कि आपको फिस्कल डेफिसिट दिया है, प्राइमरी डेफिसिट निकालना है, रेवेन्यू डेफिसिट दे रखा है, कुछ और दे रखा है, आप कैसे उसको कनेक्ट करोगे, कैसे निकालोगे, ये सारी चीज़ें, ये सारे ऑब्जर्वेशंस आपको प्रैक्टिस के थ्रू पता चलेंगे। और आपको मैं बता चुकी हूँ कि 2 क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे और 5 क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत डिफिकल्ट जोन से आने वाले हैं इस यूनिट से, तो इसे हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। नाउ नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 जो है आपकी, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट से हमने ऑब्जर्व जो किया है वो ये है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, क्योंकि हमने बाकी यूनिट से देखा है किसी में आपके 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसी में 5 आ रहे हैं, किसी में 7 आ रहे हैं, किसी में 9 आ रहे हैं। यहाँ पे हमने जो ऑब्जर्व किया है, यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चंस ही आते हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चंस आते हैं। द रीज़न इज बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एक्चुअली अ वेरी स्मॉल चैप्टर। दो आपकी बुक में 7-8 पेज हो सकते हैं, 10 पेज का चैप्टर हो सकता है, बट इसको जब हम पढ़ाएंगे और जब पढ़ेंगे वेरी कंपाइल्ड फॉर्म में मुश्किल से 2 पेज का चैप्टर है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस डेवलप नहीं होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास, अगर हम बात करें कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस की या डेमोग्राफिक क्वेश्चंस की या इन्फोग्राफिक क्वेश्चंस की, तो हमें बहुत डेटा वाले क्वेश्चंस मिल चुके होते हैं इसकी अबव यूनिट से, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इसमें बहुत सिंपल 2 क्वेश्चंस बनते हैं। और लास्ट ईयर, जब लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ, 2023 में जो हमारा CUET इकोनॉमिक्स का एग्जाम हुआ था, उसमें सिर्फ 1 क्वेश्चन हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट से आया था, बाकी सारे रिलेटेबल थे, पर एग्जैक्ट क्वेश्चन जो था वो सिर्फ 1 ही क्वेश्चन था। तो बात करते हैं यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रेट की। एक्सचेंज रेट, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। कर्व आएगा, हो सकता है कर्व आ जाए, आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द चेंजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, रेट बढ़ेगा कम होगा, डॉलर्स का क्या रेट है, एक्सचेंज रेट कैसे आप कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आ सकता है। अभी तक कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं आया है, बट जितने क्वेश्चंस हमने एनालाइज किए हैं उसके हिसाब से यहाँ पर एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी बन सकता है, जिसमें आप एग्जैक्टली एक्सचेंज रेट निकालोगे।
रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे निकाला जाए, उसकी कैलकुलेशन कैसी होती है, ये आप हमारी क्लासेस में आराम से सीख सकते हैं। नेक्स्ट इज फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल सिखाया जा रहा है। मेरिट्स डीमेरिट्स बुक में नहीं दे रखे हैं। अगर आप आईएससी सीबीएसई बुक में देखोगे तो मेरिट्स डीमेरिट्स उन्होंने नहीं दे रखा। आईएससी में तो बिल्कुल नहीं दे रखा है। सीबीएसई में अगर उन्होंने दिया होगा किसी और हेड या हेडिंग के थ्रू दिया होगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा डीपली उन्होंने इसको डिस्कस नहीं किया है। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। तो ऑब्वियसली डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू ही फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाएगा, बट किस चीज़ की डिमांड किस चीज़ की सप्लाई, ये आपको हमारी क्लासेस के थ्रू पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स। तो कौन से अकाउंट्स बनते हैं, करंट कैपिटल, आपने पढ़े होंगे कौन से अकाउंट्स हैं, यहाँ पे तो दे नहीं रखा है बट उन्होंने सिर्फ अकाउंट्स दे रखा है। करंट में कौन से कंपोनेंट्स हैं, कैपिटल में कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे क्लासेस में। अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ रीसेंट एक्सचेंज रेट इशूज। नाउ हमने रीसेंट की बात की थी, मैंने आपसे कहा था कि रीसेंट डेटाज, लेटेस्ट ट्रेंड्स हमारे पास आते हैं, तो ये यहाँ पर आपको डेटाज पढ़ने पड़ेंगे। अब इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, या तो कॉम्प्रीहेंशन में जो उन्होंने 3-4 पैराग्राफ्स दिए हैं, एक पैराग्राफ वो दे देंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट का, और उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस वो दे सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक से ज़्यादा यूनिट्स आपस में मर्ज हो सकती हैं। तो हो सकता है वो नेशनल इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये 3 यूनिट्स वो एक साथ दे दें एक सिंगल कॉम्प्रीहेंशन में, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। तो वहाँ पर कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आ जाएगा, वहाँ पर कॉम्पोनेंट्स वाला भी आ जाएगा, वहाँ लेटेस्ट ट्रेंड भी तो आ सकता है। तो आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स के लिए लेटेस्ट डेटास पढ़ने पड़ेंगे, लेटेस्ट चेंजेस पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर गवर्नमेंट बजट, तो आपको वो भी बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, जिसके लिए आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ सीबीएसई में क्लास 12th में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दे रखा है, जबकि आईएससी में अगर हम क्लास 11th की बात करें तो वहाँ पर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिया हुआ है। अब 11th में और 12th में जो सीबीएसई और आईएससी का सिलेबस है, वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आईएससी से हटा दी जा चुकी हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो सीबीएसई से भी हटाई गई थी, लेकिन सीयूईटी ने अभी तक अपने सिलेबस से ये चीज़ें नहीं हटाई हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी। अगेन अगर आपके पास 2019 से पुरानी बुक्स हैं तो आपको शायद इसमें से कुछ डेटा या कुछ हेल्प मिल जाए, अदरवाइज लेटेस्ट बुक्स में ये चीज़ें नहीं दे रखी हैं। लेट अस डिस्कस कि कौन सी चीज़ें हैं जो सिलेबस में नहीं हैं, जिसके लिए आपको दूसरी बुक्स रेफर करनी पड़ेंगी या फिर आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। सो अब बात करते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जो कि हमारी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये थियरी पोर्शन है, बेसिकली इसमें डेटाज ज़्यादा हैं, आपको 5 ईयर प्लान्स पूरे पढ़ने पड़ेंगे, विच इज़ नॉट देयर इन द बुक। आपको बहुत डीपली सारी डिटेल्स पढ़नी पड़ेंगी, गवर्नमेंट रिलेटेड डिटेल्स पढ़नी पड़ेंगी, डेटाज जो ऑब्वियस नहीं है, आपको हर जगह अवेलेबल नहीं मिलेंगे, वो सारे डेटाज आपको पढ़ने पड़ेंगे। मेन लर्निंग पोर्शन जो है वो आपका यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पर हमारी 3 यूनिट्स कवर हो रही हैं, जिसमें से फर्स्ट यूनिट यानी कि यूनिट नंबर 8 जो हमारी दे रखी है वो हमारी है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990 के बीच में। ये वाला जो सिलेबस है ये आपके सीबीएसई और आईएससी दोनों से कब का हटा दिया जा चुका है, लेकिन ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी ना। अनदर थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से टोटल 17 क्वेश्चंस आते हैं। तो बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 17 क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो 17 क्वेश्चंस के हिसाब से लगभग 85 मार्क्स आप सिर्फ इन 3 यूनिट से स्कोर कर सकते हो। तो अगर 85 मार्क्स की बात करें तो सिर्फ 3 यूनिट्स को अच्छे से पढ़कर, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट बाय द वे, आप यहाँ पर 85 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 200 नंबर में से 85 मार्क्स अगर मिल रहा है इन 3 यूनिट्स को पढ़कर तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको डेटास कहाँ से मिलेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप कैसे उसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारी सीयूईटी कोचिंग क्लासेस में आपको मिल जाएंगी। बात करते हैं डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990 के बीच में। ये चीज़ ऑलरेडी सिलेबस से हटाई जा चुकी है, ये आपको आपकी बुक्स में नहीं मिलेगी, लेकिन इससे रिलेटेड सारे बुक्स, डेटाज, सारे नोट्स, हर चीज़ आपको हम प्रोवाइड करेंगे through our coaching classes. Next, and economic reforms
सिंस 1991। नाउ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, सब लोग जानते हैं इसके बारे में, विच वॉज एलपीजी मॉडल। एलपीजी मॉडल से रिलेटेड स्टोरीज, एलपीजी मॉडल से रिलेटेड जितने भी डेटाज हैं, एलपीजी मॉडल से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो सारी आपकी किताब में नहीं दे रखी है। इसका मतलब है सिर्फ डेफिनेशंस दे रखे हैं, एलपीजी मॉडल क्यों आया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों आई थी, उससे पहले कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हुई थी। आईएससी में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया गया है, सीबीएसई में उतना भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। आपको एलपीजी मॉडल बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड ऑब्वियसली 17 क्वेश्चंस आ रहे हैं इन तीनों यूनिट से, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आएगा, राइट। तो आपको देखना पड़ेगा कि एलपीजी मॉडल क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, उससे पहले 1947 के बाद और 1990 से पहले क्या क्या चीज़ें चल रही थी, गवर्नमेंट ने कौन कौन सी चीज़ें थी जो चेंज की थी, कौन कौन से रूल्स थे, रिस्ट्रिक्शंस थे, रेगुलेशंस थे जो अप्लाई किए थे, बिजनेस पॉलिसीज़ क्या थी, वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। Now, next is a brief introduction of the state of Indian economic development on the eve of independence। तो इंडिपेंडेंस कब हुई थी? 1947। ऑब्वियसली ये पूरी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं, आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। गवर्नमेंट के गोल्स क्या थे, एजेंडाज क्या थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या थे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों आई है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है और बेनिफिट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़नी पड़ेंगी, जिससे रिलेटेड एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो आपको एग्जाम में मिलने ही वाले हैं। नेक्स्ट इज मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल पॉलिसी, गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज अप्लाई की हैं, क्या क्या हेल्प किया है, क्या क्या फाइनेंस प्रोवाइड किया है, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। नाउ इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स देखने हैं, न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी, या मैंने बताया था न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी क्या आई थी, क्यों उस पर फोकस किया गया, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान इट्स ऑल अबाउट एग्रीकल्चर। जब हमें आज़ादी मिली थी उसके बाद जब हमारे 5 ईयर प्लान्स बन रहे थे 1951 से, उस टाइम से एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है। तो उस हिसाब से इनसे रिलेटेड लेटेस्ट डेटा। नाउ इंडस्ट्री आ गई, इंडस्ट्री कब आई थी? सेकेंड 5 ईयर प्लान में। तो हमें ये देखना है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या चीज़ें थी, किस पे क्या फोकस किया गया, कितना बजट था, कितने आउटकम्स थे, कितने टारगेट्स थे। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई थी, सो 1956 क्यों दिया हुआ है, बिकॉज ये आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान यहाँ से शुरू होता है। 1951 से 56 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 56 से उसके आगे आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो ये इसके बारे में दिया हुआ है, तो आपको 5 ईयर प्लान्स बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। प्लस SSI, रोल एंड इम्पॉर्टेंस, फॉरेन ट्रेड, क्या क्या चीज़ें थी, कैसे फॉरेन ट्रेड हमने बढ़ाया, हमारी गवर्नमेंट ने कैसे अच्छे से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाया है, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों प्रोग्रेस नहीं कर पाया, वो सारी चीज़ें, रीजंस, रिजल्ट्स, डेटाज, हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा जो कि आपकी बुक्स में अवेलेबल नहीं है। नाउ माइक्रो मैक्रो की बात थी जो कि आपने अपनी बुक से पढ़ लिया, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया, पर ये चीज़ें हैं ये आपको बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे 17 क्वेश्चंस का सवाल है। नाउ नेक्स्ट यूनिट नंबर 9, करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। क्या क्या करंट चैलेंजेस हैं? इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें हमारे लेटेस्ट ट्रेंड्स में आ रही हैं। तो क्या सिर्फ इनके डेफिनेशंस आएंगी? नहीं, इनसे रिलेटेड डेटाज भी आएंगे, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, इंप्रूवमेंट हो रही है, कितनी लेन्स की रोड बन रही है, हर चीज़। इवन हम 2023 में हैं, 24 में आएंगे, वहाँ जो चेंजेस होने वाले हैं वो सारे चेंजेस हमें पढ़ने पड़ेंगे। डेली डेटाज में आपको चेंजेस मिलेंगे, लेटेस्ट डेटाज, करंट डेटाज आपको देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपके एग्जाम से 6 महीने पहले तक के डेटाज आपको याद करने पड़ेंगे, तो वो आप कैसे याद करोगे, कहाँ से आपको डेटाज मिलेंगे, नोट्स आपको कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, वो सारी चीज़ें हम आपको अपनी CUET इकोनॉमिक्स कोचिंग क्लासेस में बताते रहेंगे। लेट्स टॉक अबाउट यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 कहती है करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी के बारे में। सो करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है? बेसिकली चैलेंजेस का मतलब क्या है कि ये प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं हम लोग। सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स। क्या क्या प्रॉब्लम्स है? पॉवर्टी इज अ प्रॉब्लम, असेसमेंट है, एब्सोल्यूट रिलेटिव पॉवर्टी है, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी है, पॉवर्टी लाइन क्या होगी, प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। नाउ जब हम ISC की बात करते हैं तो वहाँ पर हमेशा स्पेसिफिकली स्कोप में या सिलेबस में लिखा होता है कि हमें ईयर 2000 के बाद के सारे प्लान्स और प्रोग्राम्स पढ़ने हैं। पर यहाँ पर क्या है, सिंस इंडिपेंडेंस हमें सब कुछ पढ़ना है।
यानी आज़ादी के बाद से पॉवर्टी को हटाने के लिए कौन से प्रोग्राम्स हुए, कौन से 5 ईयर प्लान में ये प्रोग्राम्स आए, कैसे इम्प्लीमेंट हुए, क्या क्या इसके आउटकम्स रहे, टारगेट्स रहे, क्या क्या अचीवमेंट्स हुई, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। एक एक प्रोग्राम को डीपली पढ़ना पड़ेगा। नाउ आपकी बुक में 7-8 प्रोग्राम्स दे रखे हैं, पर आपको लगभग 17-18 प्रोग्राम्स पढ़ने पड़ेंगे, तो वो भी आपको देखना है कि कौन से प्रोग्राम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं। नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आपको पता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कैसे कैलकुलेट किया जाए, कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, कौन से आंसर्स या कौन से डेटास के थ्रू आपको आइडेंटिफाई आप कर सकते हो कि आपकी कंट्री कौन से लेवल पे है। सारी चीज़ें डीपली हम आपको अपनी कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में या ऐप के थ्रू पढ़ाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि इनमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मेनी पीपल बिकम रिसोर्स, economic development, calculation, per capita income, everything is there. It's not mentioned even, but per capita income index, human development index, UNDP, सब कुछ, even UNDP, हर चीज़ आपकी दे रखी है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो इसी ने बनाया है, तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आएंगी जो कि यहाँ पर डीपली नहीं दे रखा है और हमें पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रूरल डेवलपमेंट, कौन से इश्यूज हैं, ऑब्वियसली रूरल क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर और कुछ तो नहीं लिखा है, क्रेडिट एंड मार्केटिंग लिखा है, पर क्या यहाँ पर आपका नाबार्ड नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, आपको नाबार्ड की स्टडी करनी पड़ेगी। फिर नाबार्ड ऑब्वियसली इट इज़ रिलेटेड टू RBI, तो आपको RBI भी देखना पड़ेगा, उन्होंने कौन से नॉर्म्स बनाए हैं रूरल डेवलपमेंट क्रेडिट के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए उन्होंने क्या किया है। तो ऑब्वियसली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आ जाएंगी इसमें, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आ जाएंगे इसमें, ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं विच इज़ नॉट मेंशन इन द स्कोप, विच इज़ नॉट मेंशनड हियर इन द सिलेबस। सो यू ऑल्सो हैव टू सी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से सोसाइटीज़ हैं जो हेल्प करती हैं इन द रूरल डेवलपमेंट, राइट। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट, तो बेसिकली ISC में जो चैप्टर है उसका नाम एम्प्लॉयमेंट से हटा के अनएम्प्लॉयमेंट कर दिया गया है, क्योंकि उसके थ्रू सिर्फ डेफिनेशंस दे रखी हैं, बट यहाँ पर हमें एम्प्लॉयमेंट की बात करनी है क्योंकि हमें वही जनरेट करना है। और लेटेस्ट जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारा चैलेंज है, दैट इज टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। सो ग्रोथ है, चैलेंजेस हैं, ऑब्वियसली इनकी भी पॉलिसीज़ होंगी, इनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होंगे इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सेक्टर्स जो कि फेस कर रहे होंगे अनएम्प्लॉयमेंट। ना इनफॉर्मल सेक्टर्स एंड फॉर्मल सेक्टर्स हम बहुत डीपली डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा हिंट मैं दे देती हूँ। फॉर्मल सेक्टर्स जहाँ पर ऑब्वियसली एक वर्क टाइम होता है, हर चीज़ मैनेज्ड होती है, और इनफॉर्मल का मतलब हो गया जैसे लेबर्स हमारे काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम टीचर को भी लेबर बोलेंगे, बट लेबर का मतलब हो गया जो फिजिकल लेबर ज़्यादा करते हैं, तो हम उन सेक्टर्स के बारे में बहुत डीपली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियसली किसी कंट्री की ग्रोथ या डेवलपमेंट उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से पता चलती है, हाउ द कंट्री लुक्स, हाउ द रोड्स आर, ब्रिजेस आर, हाउ द एजुकेशन इज, हॉस्पिटल्स कैसे हैं, फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वो सारी चीज़ें। अब हम हॉस्पिटल्स के नाम तो यहाँ याद नहीं करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली जो डेवलपमेंट हुई है उसकी डेटा सब कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा। और क्रिटिकल असेसमेंट भी है, यानी कि हमें केवल उसकी तारीफ या उसकी इश्यूज नहीं लिखने, हमें क्रिटिसाइज भी करना है। तो क्रिटिकल असेसमेंट, एवरीथिंग इज नॉट गिवन इन द बुक, दिस पोर्शन इज नॉट देयर नीदर इन CBSE नॉर इन ISC, कहीं पर भी ये नहीं दे रखा है। इसे पढ़ने के लिए हमें ऑब्वियसली दूसरी बुक्स रेफ़र करनी पड़ेंगी, लेटेस्ट ट्रेंड्स रेफ़र करने पड़ेंगे, और हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, सब कुछ डेवलप कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर रहे हैं। व्हाट अबाउट द पॉल्यूशन, व्हाट अबाउट द इन्वायरमेंट कंडीशंस, हमें वो भी पढ़ना पड़ेगा कि हमें ये सारी चीज़ें तो हम पढ़ना चाह रहे हैं, पॉवर्टी हटा देंगे, सबको अमीर बना देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर देंगे, गाड़ी ले आएंगे, सब कुछ ले आएंगे। व्हाट अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि हमें फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी तो कुछ बचाना है। इसकी स्टडी, इसके इफेक्ट्स, सबसे मेन चीज़ इसके इफेक्ट्स, ये जितनी चीज़ें हो रही हैं इनके क्या क्या बैड और गुड इफेक्ट्स हैं, हमें दोनों पढ़ने हैं। प्लस कौन सी रिसोर्सेज हैं, इन्वायरमेंट के साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग, बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें भी आपकी बुक में नहीं दे रखी हैं, यू हैव टू सर्च इट एंड यू हैव टू लर्न इट, राइट। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 10। तो यूनिट नंबर 10 की बात करते हैं, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। ये जो पोर्शन है ये आपको CBSE की बुक में थोड़ा बहुत मिल जाएगा,
लेकिन ये पोर्शन ISC से टोटली रिमूव हो चुका है। द रीजन इज दे फाउंड नो कंपैरिजन और नो रेलेवेंस ऑफ कंपेयरिंग इंडिया विद पाकिस्तान। पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करने की क्या ज़रूरत है, इंडिया चाइना का कंपैरिजन करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हम जब कंपैरिजन करने की बात करते हैं तो हम फिर से बता रहे हैं कि आपको सिंस इंडिपेंडेंस आप करोगे आज़ादी के टाइम से कि चाइना कैसा था, इंडिया कैसा था, पाकिस्तान कैसा था, इंडिया कैसा था। कंपैरेटिव स्टडीज़ हैं, डेटाज हैं, CBSE की बुक में डेटाज दे रखे हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा है। ISC की बुक में ना एक्सप्लेनेशन है और ना ही डेटाज अवेलेबल है। तो हमें यहाँ पर नेबरिंग कंट्रीज से कंपैरिजन देखना है, जिसमें सारी नेबरिंग कंट्रीज नहीं आएंगी, सिर्फ 2 नेबरिंग कंट्रीज आ रही हैं, सिर्फ 2 नेबरिंग कंट्रीज आ रही हैं, और वो क्या है, इंडिया पाकिस्तान है और इंडिया और चाइना है। हमें ये कंपैरिजन करना है कि जब आज़ादी हुई थी, जब इंडिपेंडेंस मिली थी, उसके बाद से चाइना कहाँ गया, इंडिया ने क्या डेवलपमेंट किया और पाकिस्तान कहाँ पर है। ऑब्वियसली इनसे रिलेटेड इश्यूज, यानी कि ऑब्वियसली जब आज़ादी हुई थी उस टाइम पर तीनों की कंडीशन सेम थी, सेम डेमोग्राफिक एरिया में रह रहे थे, सेम टाइप की कंडीशंस थी, एनवायरनमेंट सेम तरह का था, सॉइल लगभग सेम तरह की थी, लेकिन तीनों ने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की, क्या क्या इश्यूज हुए, किसने जल्दी ग्रो कर लिया, किसका आउटकम ज़्यादा रहा, किसने 5 ईयर प्लान्स बनाए, किसने एनुअल प्लान्स बनाए, किसने 5 ईयर प्लान्स बंद कर दिए, किसने किए थे। मुझे आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि इन तीनों कंट्रीज में से इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, इन तीनों कंट्रीज में से किसने सबसे पहले 5 ईयर प्लान्स बंद किए और किसके 5 ईयर प्लान्स अभी तक चल रहे हैं। नेक्स्ट इज योर इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टोरल। ना पॉपुलेशन की बात करते हैं तो इंडिया की पॉपुलेशन इसी साल सबसे ज़्यादा हो गई है। कितनी पॉपुलेशन है ये भी लेटेस्ट ट्रेंड्स में आ सकता है, कंपैरेटिव स्टडी हो सकती है, और फ्यूचर इसी के बेस पर, इसी के एवरेज के बेस पे फ्यूचर में कितनी पॉपुलेशन हो सकती है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सो ऑब्वियसली हमें इसके लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ देख लीजिए आप, सेक्टोरल डेवलपमेंट, ये सारे डेटाज हैं, पूरे डेटा हैं, यानी कि आपको सारे डेटा पढ़ने पड़ेंगे, लेटेस्ट ट्रेंड्स पढ़ने पड़ेंगे, और ऑब्वियसली एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाले भी डेटा पढ़ने पड़ेंगे। तो यानी कि 1947 से अगर आप ईयर 2023 की बात करो या 24 की बात करो तो आपको पूरी प्रोग्रेस, हर चीज़, कहाँ कहाँ डेवलपमेंट हुआ, रूरल डेवलपमेंट हुई या नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हुआ और क्या क्या चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। और इस पर्टिकुलर यूनिट से, क्योंकि मैंने बताया था कि ओवरऑल तीनों यूनिट से 17 क्वेश्चंस आते हैं, इससे 2 क्वेश्चंस आपके आराम से बनते हैं, क्योंकि आपके 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाएंगे, प्लस कंपैरेटिव डेटा से भी आ जाएंगे, और अगर यहाँ से आपका कोई कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आ गया तो सीधे 5 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये भी देखना है कि कहाँ से कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। एज इफ हमने जो भी क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया है उसमें हमने बहुत वेरिएशंस पाए हैं, इसीलिए हमने तीनों यूनिट्स का मिलाकर 17 क्वेश्चन किया था, क्योंकि 17 क्वेश्चन तो इन तीनों यूनिट से आने ही आने हैं। पर ऑब्वियसली बैलेंस नहीं हो रहा है कि भाई किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन दे दिया तो 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और अगर उन्होंने कम क्वेश्चंस दिए तो 2 क्वेश्चंस तो मिनिमम यहाँ से आने ही आने हैं। आपको डेटास पढ़ने पड़ेंगे, आपको सारे लेटेस्ट ट्रेंड्स पढ़ने पड़ेंगे, काफ़ी चीज़ें हैं जो आपकी ISC, CBSE या स्टेट बोर्ड की बुक्स में अवेलेबल नहीं हैं। आशा करती हूँ कि आपको मैंने जो भी डिटेल्स दी हैं, इस सिलेबस की जो भी जानकारी दी है, वो आपके लिए सफिशिएंट होगी। इस हिसाब से अपना रोड मैप बनाएंगे, इस हिसाब से अपना प्लानिंग करेंगे कि आप किस तरह से आपके CUET के फाइनल पेपर के लिए तैयारी कर सकें। होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई डिटेल चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसी वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, सिलेबस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एक बार अपनी बुक से टैली कर सकते हैं। कुछ और रेफरल बुक्स चाहिए हो, आपको क्लासेस अटेंड करनी हो, तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।